होते हुए आए इधर घूमे। तो अब मैं जो बता रहा हूँ आपको कैमरा एनिमेशन बता रहा हूँ। तो कैमरा एनिमेशन कैसे वर्क करता है। अब आपको एंगल आपको पहले सोचना है कि आपका किस एंगल से कैमरा घूमते हुए है, कहाँ से एंट्रेंस ले, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, अब रूम छोटा है तो यहाँ पे कैमरा तो ज़्यादा घूम नहीं पाएगा, बट मैं ट्राई करता हूँ। लाइन टूल लिया मैंने, इसको कॉर्नर की जगह स्मूथ रखा, और मैं चाह रहा हूँ मेरा बालकनी से है या फिर इस रूम का इस तरफ से है, और फिर वो ऐसे। पर इसी के अंदर सब कुछ पॉसिबल नहीं है, फिर आपको अलग अलग एंगल से शॉट्स निकालने होते हैं कैमरा के। कभी भी मूवी बनती है तो एक शॉट कैमरा के एक एंगल से शॉट होता है क्या कंप्लीट, कभी नहीं होता ना। तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तो मैं पाथवे एनिमेशन बता रहा हूँ, तो इस तरीके से आप कोई सा भी एनिमेशन करना चाहो कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि कैमरा खुद चलने लग जाता है, एनिमेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसको ऊपर करा अपने ये आई लेवल तक, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कैमरा लगाना। उससे पहले मैं चाहता हूँ मेरा कैमरा से पहले ये डोर खुला हुआ दिखाऊँ मैं। तो पर्सपेक्टिव में आया मैं, तो देखो डोर को ग्रुप को ओपन कर दो। एक बार और ओपन। अब यही दिक्कत होती है डाउनलोडेड में कि हम इसको ओपन करना चाह के भी। अब यहाँ पे इसमें नहीं कर सकता मैं कुछ चेंजेस, क्योंकि ये डोर क्या है डाउनलोडेड है और एक ही ज्योमेट्री में मान रहा है, इसको ग्रुप एक कर दिया। तो यहाँ पे तो दिक्कत करेगा ये। तो अभी के लिए मैं इसको डोर को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा कैमरा यहाँ से, अब इसको सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे आता है एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन में आप जाते हो तो यहाँ पे आता है वॉक थ्रू असिस्टेंस। ये क्या करता है, खुद ऑटोमेटिक चलता है। यहाँ से मैंने इसको क्लिक करा तो एक पैनल ओपन हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू कैमरा। अब कैमरा आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो फ्री कैमरा होता है और एक टारगेट कैमरा होता है। फ्री कैमरा में क्या होता है कि जैसे आपका फ़ोन का कैमरा होता है, वो क्या होता है, फ्री होता है या नहीं होता फ्री। आप फ़ोन को घुमाओगे तो चारों तरफ घूम जाएगा वो, ठीक है। टारगेट में क्या होगा, वो लॉक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक रोप पेड़ से बंधी हुई है या किसी ऑब्जेक्ट से बंधी हुई है, तो उस रोप का जो एंडिंग पॉइंट होगा उसको अपन जहाँ पकड़ेंगे वो रोप उसके अकॉर्डिंग चलेगी या नहीं चलेगी, चलेगी ना। एंडिंग पॉइंट जो होगा तो वो टारगेट होता है। उसमें क्या होगा, टारगेट आपका मेन होगा। आप कैमरा को अगर रोटेट करना चाहोगे कैमरा रोटेट नहीं होगा, उसमें टारगेट आ जाएगा। जैसे अपनी IES लाइट थी तो उसमें भी तो टारगेट निकल रहा था लंबा सा, तो उस टारगेट में मूव कर रहा था तो मेरा क्या हो रहा था, टिल्ट हो रहा था या नहीं हो रहा था। टिल्ट करना है, अप एंड डाउन करना है, तो वो हो रहा था या नहीं हो रहा था। पर लाइट स्टिल रहती थी, उसकी जो फिक्स जगह थी। तो यहाँ पे क्या होगा, कैमरा स्टिल रहेगा, उसके एंगल्स अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट वो चेंजेस कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने फ्री कैमरा ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे किया पिक है पाथ, ये लो मैंने पिक कर दिया तो देखो ये कैमरा लग गया मेरा। अब मैं अगर इसको यहाँ से एनिमेट कर चलाता हूँ, देखो चल रहा है या नहीं चल रहा। अब देखो कि ये टारगेट हो गया, ये तो फ्री कैमरा की जगह टारगेट लग गया। ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। Ctrl Z करता हूँ मैं, अब वो डिलीट भी नहीं होगा। हाँ हो गया, सेलेक्ट करा, टारगेट की जगह फ्री करना है अपने को। क्रिएट न्यू कैमरा, पिक के पाथ, हाँ ये लग गया देखो, ठीक है। ये मेरा चल रहा है देखो, हो रहा है मूव कैमरा पाथ के अकॉर्डिंग। तो आप जैसा पाथ बनाओगे ये उसके अकॉर्डिंग चलता जाएगा। अब मैं
इस जगह पे देखता हूँ तो मेरे वी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आता है कैमरा और वॉक थ्रू कैमरा आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो तो देखो अब यहाँ से मैं इसको फर्स्ट कैमरा पे आता हूँ तो देखो यहाँ से गया मैं, ये मेरा कैमरा एनिमेशन हो रहा है। इस तरीके से अपना कैमरा चलेगा। बट आप चाहते हो कि आपका कैमरा और अच्छे से चले तो फिर आप उसको टारगेट कैमरा यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो कैमरा दिख रहा है वो अपने हिसाब से चल रहा है। अगर मैं अब इसको टारगेट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, फिर मेरे अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको डिलीट करा, टारगेट पे क्लिक करा, क्रिएट कैमरा करा, पिक के पाथ ये कर दिया। बट अब इसमें सिस्टम को क्या हो गया, टारगेट को डिफाइन नहीं हो रहा। अब वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो मैं यहाँ से इसको डिफाइन करूँगा कि ये इसके आगे चलता जाए। अब देखो मेरा कैमरा एंगल यहाँ पे जाते हैं, वी प्रेस करो, कैमरा व्यू ये करा। अब साइड में व्यू ले लो तो देखो ये मेरा कैमरा इस तरीके से है। अब अगर मैं इसको आगे कर रहा हूँ तो देखो बेटर आया लोग अपने आप ही। अब चाहते हो कि थोड़ा सा इसको मूव कर लूँ, ये तो जो चीज़ हम चाहते हैं वैसे हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका जूम इन जूम आउट कम करना है आपको तो कैमरा के ऊपर क्लिक करोगे, आउटलाइन में आ जाओ या फिर सेलेक्ट करनी कर रहा हूँ तो यहाँ से कैमरा कर दो, ये आ गया मेरा कैमरा। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जूम इन जूम आउट होता रहे तो यहाँ पे आता है फोकस, ये तो ये एंगल मेरा सेट हो गया। आप देखो आया सब कुछ। इस रूम में अब पूरा बेड का भी आ गया, अब टीवी वाला पार्ट भी आ जाएगा। देखो तो इस एंगल से मेरी सब कुछ आ गया या नहीं आ गया, दिख गया ना। तो इस तरीके से हम मेंशन करेंगे तो ये मेरा कैमरा एंगल हो गया। और कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट्स निकालते हैं। जैसे मूवीज़ में क्या होता है, एक ही एंगल से थोड़ी मूवी बनती है, कभी इस एंगल का दिखा रहे कभी उस एंगल का दिखा रहे, तो अलग अलग टुकड़ों में रेंडर निकाल के फिर बाद में उनको कंपोजिटिंग करते हैं प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट में। ठीक है, अब मेरे को इसका रेंडर निकालना है। जैसे तो मेरे को क्या करना है, जैसे अब ये स्टार्टिंग के फ्रेम तो गड़बड़ कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डोर बंद है मेरा। यहाँ से चाहिए मेरे को, तो इस जगह से चाहिए मेरे को रेंडर। कितना फ्रेम आ रहा है मेरा, 11 फ्रेम। तो 1 सेकेंड में कितना होता है अपना टाइम, कितना होता है, फिर कितने फ्रेम्स होते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग में जाओगे या आप कोई भी रेंडरिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान होना चाहिए, इंडिया में जो चलता है वो चलता है 1 सेकेंड का मतलब होता है 24 फ्रेम। 24 फ्रेम का मतलब होगा 24 जेपीजीज या पीएनजीज मिलके आपका 1 सेकेंड का एनिमेशन या 1 सेकेंड का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो 3ds मैक्स में ये जो आपको दिख रहे हैं 0 to 100 ये फ्रेम्स है, ना कि सेकेंड्स है। ठीक है, तो अब जैसे मेरा 11 से लेके मेरा अभी 100 फ्रेम आ रहा है तो ये 2 से कितने सेकेंड्स का बना, 2 से 3 सेकेंड का बनेगा बस ये। ठीक है, इंडिया में जो माना जाता है ना 1 सेकेंड के अंदर 24 फ्रेम माना जाता है, जबकि हॉलीवुड में जो चलता है ना अपना 1 सेकेंड में 29 फ्रेम माने जाते हैं, 29 या 30। ठीक है, आप वीडियो गेम्स खेलते हो तो वीडियो गेम्स में बोलते हैं ना FPS बढ़ाओ, FPS ज़्यादा होना चाहिए, या स्लो मोशन में खेलना होता है, हम उसके लिए क्या करते हैं, फ्रेम रेट को बढ़ाते हैं। जितने ज़्यादा फ्रेम रेट बढ़ेगी उतना ज़्यादा स्लो मोशन में होगा, जितनी कम फ्रेम रेट होगी उतना फास्टर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है अपने। तो FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड। तो यहाँ से मैंने करा, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रेंडर सेटअप करना है। तो अब हम आते हैं अपने रेंडर सेटअप के अंदर। अब सबसे पहले अपने को रेंडर सेटअप में ये देखो इसने कैमरा ले लिया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे आ रहा है आपका कॉमन पैरामीटर्स। कॉमन पैरामीटर्स में सबसे पहला क्या आ रहा है, अब तक जो हम रेंडरिंग कर रहे थे वो क्या थी, सिंगल फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने एनिमेशन कर दिया तो यहाँ पे क्या आता है, एक्टिव टाइम सेगमेंट। दूसरा, पहला तो आ रहा है सिंगल फ्रेम, जो आप सिंगल फ्रेम ही निकालेगा और बंद हो जाएगा, अपने आप रुक जाएगा।
सेकंड आ रहा है एक्टिव टाइम सेगमेंट, जो टाइम लाइन में आपने जो भी टाइम या एनिमेशन सेट करा होगा ये उसके अकॉर्डिंग खुद ले लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और रेंज आता है, रेंज का मतलब होता है कि अब जैसे क्या होता है 3ds मैक्स के जो रेंडर्स होते हैं, अब तो चलो पहले टाइम पे निकल लगे, नहीं तो कभी कभी क्या होते थे कि 4 घंटे में एक फ्रेम निकल रहा है, 3 घंटे में एक फ्रेम निकल रहा है, तो उस टाइम क्या करते थे लोग, कुछ फ्रेम निकालते थे फिर सिस्टम बंद कर देते थे फिर वापस ऑन करते थे, ठीक है। यहाँ पे वीडियो में नहीं निकलेगा फ्रेम रेंडर, अपना फ्रेम में निकलेगा। तो अब क्या होता है, जैसे आपने 4 फ्रेम रेंडर कर रहे हो और आप सिस्टम बंद करके चले गए कहीं, तो आप वापस आओगे तो शुरू से थोड़ी करना है मेरे को, जितना हो चुका है उसके आगे का शुरू करना है। तो रेंज का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 4 कर लिए तो मैं कहाँ से 5 से शुरू करूँगा, तो यहाँ पे 5 डाल दूंगा। और कितने तक करने, जैसे आपको आज रोज की लिमिट सेट कर दो। रेंडर में ये होता है कि एक दिन में सारे रेंडर नहीं होता, टाइम लगता है रेंडरिंग में, ठीक है। तो आप लिमिट सेट कर दो कि भाई आज के 10 ही निकलने चाहिए, तो 10 डाल दोगे तो वो वहाँ से शुरू होकर 10 पे जाके ऑटोमेटिक रुक जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट ये। अब यहाँ पे आता है फ्रेम्स। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं पर्टिकुलर कुछ फ्रेम ही रेंडर्स चाहिए होते, बाकी नहीं चाहिए होते उनको पूरा, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे फ्रेम नंबर्स डाल देंगे तो उन फ्रेम्स के एंगल पे रेंडर निकल के आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ये क्या करेगा, बाकी के फ्रेम्स के स्कीप कर देगा। जैसे 1 से 3 5 4 आप चाहते हो कि आपका पहला नंबर का फ्रेम रेंडर उसके बाद सीधा 15 का हो जाए, फिर सीधा 30 हो जाए, फिर 40 50 हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है एरिया टू रेंडर। अब आप क्या चाहते हो कि आपका एक फिक्स एरिया में रेंडर हो, तो इस यहाँ पे कुछ भी मत करो, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। और आपके पास कोई सेलेक्टेड एरिया हो तो आपका उस सेलेक्टेड एरिया में ही रेंडर करेगा, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, बट इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, बाई डिफ़ॉल्ट व्यू ही रहने दो, ठीक है। और आउटपुट का तो कल बता ही दिया था अपने को किस में निकालना है, हाई क्वालिटी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फाइल सेव एज। सेव एज में मैंने डेस्कटॉप इसी के अंदर एक को न्यू फोल्डर बना दिया और रेंडर कर दिया और सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद अब मैं इसको 1280p 720 पे ले लेता हूँ, रेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने 1 से 5 फ्रेम रेंडर लगाने, ये कर दिया। या फिर अपन जैसे इसमें ये जो फ्रेम रेंज आ रही है ये निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे मेरे को कहाँ से चाहिए, 11 फ्रेम से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाला 11। 11 के बाद देखो कि कौन सा एंगल और अच्छा आएगा, एक 11, एक ये ले लो, कौन सा फ्रेम आ रहा है 18। 18 के बाद देखो ये एक एंगल ले लो 35। 35 के बाद ये एंगल ले लो लास्ट, और भी ऐड कर सकते हो कोई प्रॉब्लम, जितना आप चाहो 85। और अब मैं इसको, अब जो फाइनल रेंडर निकलेगा वो यहाँ से नहीं निकलेगा। स्टार्ट आईपीआर का मतलब क्या होता है, लाइव आपको रेंडर करके दिखा देना, पर वो रियल रेंडर नहीं होता, ठीक है। और सेकंड चीज़, यहाँ पे कोई सेटिंग्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं करना। अब क्या होता है कि अपने रेंडर्स में नॉइस आती है, तो अब जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें कंपनी ने क्या करा है, डी नॉइजर नाम से एक प्लगइन दिया। वो कहाँ पे मिलेगा आपको, रेंडर एलिमेंट्स के अंदर। यहाँ पे जाओगे, अब यहाँ पे आ रहा है ऐड, ऐड में जाओगे तो यहाँ पे आएगा डी नॉइजर। टॉप पे होता है डी 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 डी, वीरे डी नॉइजर के नाम से होगा, ये रहा, ठीक है। ये कर दिया मैंने। इसको करने के बाद जैसे मैंने इसको ऐड करा तो नीचे कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अब यहाँ पे आ रहा, एक तो आता है डी नॉइज इंजन। अब एक तो होता है वीरे डी नॉइजर और एक होता है एनवीडिया एआई, ठीक है। तो जिनके पास ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो एनवीडिया एआई डी नॉइजर ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है 4 GB का, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। अगर आप चाहते हो वीरे डी नॉइजर लेना चाहते हो वीरे डी नॉइजर ले लो, बट थोड़ा रेंडर टाइम बढ़ जाएगा वीरे डी नॉइजर के साथ, ठीक है। तो मैंने इसको ये कर दिया और अब रेंडर कर देता हूँ, तो ये मेरा रेंडर शुरू हो गया यहाँ से।
हमेशा कभी भी फाइनल रेंडरिंग करनी हो तो यहाँ पे टॉप में जो आता है वहीं पे जाके क्लिक करना। ठीक है, अब इसमें खासियत क्या है कि इसमें अगर हम रेंडरिंग करेंगे ना तो ये है कि हम लाइव चेंजेस नहीं कर सकते। आईपीआर में मैं क्या कर पा रहा था, लाइव चेंजेस कर पा रहा था। यहाँ पे मैं लाइव चेंज, अब यहाँ पे रेंडर चल गया तो चल गया, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते, आपको वेट ही करना पड़ेगा। हाँ, कैंसिल करके ही करो फिर। अब देखो यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिखा देगा। अब देखो 11 फ्रेम चल रहा है मेरा। अब ये रेंडरिंग बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, सबसे बड़ी चीज़ यही है इसकी बस। जबकि मैंने अभी क्वालिटी भी हायर नहीं करी है, उसमें और भी ऑप्शन है हायर करने के। देखो अभी तो फाइनल रेंडर भी नहीं हुआ और कितना नीट एंड क्लीन दिखा दिया इसने। नॉइजिंग हटा दिया, नहीं हटा दिया। अब जूम करके देखो, अब ये 1280p पे है बस, मतलब 1270 के रेजोल्यूशन पे और आधा 700 पे। देखो आया ना आउटपुट अपने आप ही।